नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात में बात होगी लखनऊ में शाह और योगी के भर्ती प्रक्रिया पर दिए बयानों पर। कांग्रेस एसपी लगातार हमलावर हैं, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इसके बाद भी बात होगी काशी में 24 जून को बीजेपी की मीटिंग है, जिसमें यूपी समेत 4 राज्यों के सीएम शामिल होंगे। अमित शाह भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और फिर बताएंगे आपको महिला अपराधों के खिलाफ लिए गए एक्शन के मामले में यूपी की रैंकिंग देश में नंबर 1 आई है। 2018 में नंबर 8 से यूपी अब नंबर 1 बन गया है। साथ ही बात होगी कॉस्ट सेंसस पर कांग्रेस एसपी की बयानबाजी थम नहीं रही है। वहीं बीजेपी ने पूछा है कि क्या कांग्रेस अपने शासनकाल में जाति जनगणना क्यों नहीं करवा पाई है। अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी में 24 जून को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया है। 24 जून को होने वाली इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह 24 जून को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी में आयोजित होने वाले मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में अमित शाह शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में 24 जून को बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। ये बैठक मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो शामिल होंगे ही, साथ में 4 राज्यों के मुख्य सचिव समेत करीब 100 विशिष्टजन शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मेजबान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इस बैठक में इन राज्यों में विकास और सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। बैठक की तैयारियों के सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में अधिकारियों की बैठक ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 4 राज्यों के मुख्य सचिव समेत करीब 100 वीआईपी शामिल होंगे। ये बैठक होटल ताज में होगी। इसमें गृह मंत्रालय के साथ ही नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने काशी दौरे पर होटल ताज पहुंचे और उन्होंने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इस बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, जिस पर खुद गृह मंत्री अमित शाह 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ इस पर चर्चा करेंगे। कैमरा पकड़ सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। योगी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में एक्शन को लेकर योगी सरकार नंबर 1 बन गई है। केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस की हालिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है और 2018 में महिला अपराधों के निस्तारण में यूपी 7वें नंबर पर था, लेकिन अब वो नंबर 1 बन गया है। योगी सरकार ने एक बार फिर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस की जून महीने की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी ने केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर बड़े राज्यों में महिला संबंधी यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे में पहला स्थान हासिल किया है। यूपी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सरकार के कामों की सराहना करते हुए सीएम योगी, यूपी पुलिस बल और पीएम मोदी के दिशा निर्देशों के लिए धन्यवाद किया है। सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, वुमेन कमीशन को और हमारी पुलिस फोर्स को यूपी की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी की वजह से, इकट्ठे टीम एफर्ट की वजह से जो है ये पॉसिबल हो पाया है। और लगातार उत्तर प्रदेश जो है अपने कार्यकलापों में हमेशा महिलाओं को आगे रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने एक अच्छा काम करने का प्रयास किया है। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस ने रिपोर्ट जारी की है। जून महीने की रिपोर्ट में यूपी पूरे देश में पहले नंबर पर है।
यानी यौन उत्पीड़न के केस निपटाने में यूपी अव्वल है। योगी सरकार में महिला संबंधी अपराधों का डिस्पोजल रेट पहले नंबर पर है। अप्रैल 2018 से जून 2025 तक यूपी में 1,22,130 एफआईआर दर्ज हैं। यूपी पुलिस ने करीब 99% महिला संबंधी अपराधों को निपटाया है। पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर हरियाणा है। वहीं 2018 में महिला अपराधों के निस्तारण में यूपी 7वें नंबर पर था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में सुशासन का प्रतीक है और इसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो 2017 से समाजवादी पार्टी सरकार की विदाई होने के बाद काम किया है, उसकी सराहना पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में होती है। चाहे महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के हत्या का मामला हो, लूट का मामला हो, छिनैती का मामला हो, फिरौती का मामला हो, इन सभी प्रकार के अपराधों में एक बहुत बड़ी कमी आई है। वहीं योगी सरकार में यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों के कंप्लायंस रेशियो में भी बड़े राज्यों में यूपी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही पूरे देश में उत्तर प्रदेश में यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में पेंडेंसी सबसे कम है। 17 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर थी और 17 के बाद उत्तर प्रदेश की क्या तकदीर हमने बनाई। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें हम उसको रोकने में बहुत सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों की पेंडेंसी को 0 करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार पिछले कई सालों से महिला संबंधी अपराधों के डिस्पोजल रेट और कंप्लायंस रेट में पहले स्थान पर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार के जनगणना की तारीख बताने के साथ ही अब इस पर सियासत वार पलटवार जारी है। अखिलेश यादव ने जहां कास्ट सेंसस होने से पहले ही सरकार के आंकड़े पर सवाल उठा दिए, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार का एजेंडा क्लियर नहीं है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने जाति जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव के जाति जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाने के बाद यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने पलटवार किया है। वो ईवीएम पे उनको भरोसा नहीं है। जब वो ईवीएम के द्वारा चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जाते हैं, अगर उनके पक्ष में आ जाएं तब तो वो ठीक है, अगर उनके खिलाफ आंकड़े आते हैं तो उनको भरोसा नहीं ईवीएम पे। उसी प्रकार से जातिगत जो जनगणना हो गई, अभी जनगणना शुरू नहीं हुई और उससे पहले ही उन्होंने आरोप लगाना शुरू किए कि इनके आंकड़ों पे भरोसा नहीं। जनगणना और जाति जनगणना पर अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश का कहना है कि जनगणना के दौरान सतर्क रहना होगा। बीजेपी सरकार कोई भी आंकड़ा पेश कर सकती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार राहुल गांधी के आगे झुकी है, लेकिन कास्ट सेंसस को लेकर अभी भी सरकार का एजेंडा साफ नहीं है। हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है। वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जब आदरणीय राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठा रहे थे संसद में, सड़क पर उनकी जात पूछी गई, अर्बन नक्सल कहा गया, मीडिया में तमाम उनके प्रवक्ताओं ने गाली तक दिया, जात से जात बांटने की बात की। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इसी संसद में मैं जातिगत जनगणना को पास करूंगा और इसी सत्र में सरकार झुकी। वहीं जाति जनगणना को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने अखिलेश और कांग्रेस पर पलटवार किया है। आप खुद कह रहे हैं कि एक डिजिटल आखिर सेंसस होने जा रहा है, तो अब डिजिटली जब सेंसस होगा तो वो तो एक ट्रांसपेरेंट होगा, और ट्रांसपेरेंट होगा तो सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे। तो आज इसको स्वागत इसलिए नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको लगता है उनके हाथ से तोते उड़ गए। जिस पिछड़ों की राजनीति करते थे वो समझते थे कि भाजपा एनडीए कभी ये सरकार फैसला करेगी नहीं। जाति जनगणना का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, जिसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है।
न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रविवार को लखनऊ में 60,000 से ज्यादा पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। इसे लेकर अमित शाह और सीएम योगी ने 2017 से पहले की सरकारों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि अब भाई भतीजावाद नहीं, निष्पक्ष भर्ती होती है। अमित शाह के पर्चे खर्चे के बयान पर अखिलेश और अजय राय ने बड़ा हमला बोला और पूछा कि इस इवेंट में किसका पैसा लगा है। बीजेपी ने भी पलटवार कर पूछा कि 2017 से पहले की सरकारें ऐसे इवेंट क्यों नहीं करवा पाई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रविवार को लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती के 60,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए। वहीं अखिलेश ने सवाल पूछा कि इसमें पीडीए के लोग कितने हैं, सरकार ने किसी की हकमारी तो नहीं की। वहीं अजय राय ने इसे बीजेपी का इवेंट बता दिया। इसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने सवाल पूछा कि ऐसे इवेंट 2017 से पहले क्यों नहीं हुए। 2017 से पहले पुलिस भर्ती की सारी लिस्ट ही सैफई से बनती थी। मार्केटिंग इवेंट 2017 से पहले क्यों नहीं की? तब तो हमारे एक समाजवादी पार्टी के नेता सैफई से सूची बनाते थे, भेज देते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि न पर्ची न खर्ची, ईमानदारी से हो रहा है, बच्चों के अनुभव सुने होंगे। आज किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं है और पारदर्शी तरीके से जिनका हक जिनको मिलना चाहिए उस तरह से मिला है। और 60,000 से भी ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती में कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता। हमने ईमानदारी से भर्ती कराने का काम किया। 15 जून को लखनऊ में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ना पर्ची, ना खर्ची और ना भाई भतीजावाद। योगी राज में पुलिस भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी। ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने जहां पीडीए की हकमारी का सवाल उठाया, वहीं अजय राय ने इसे बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट बताकर तंज कसा था। इसमें पीडीए की गिनती क्या है? पीडीए की हकमारी कौन कर रहा है? इस भर्ती में पीडीए की हकमारी किसने की? पीडीए की आंकड़े बता दे। शंका है, संदेह है, ये सारी बातें बहुत जल्दी निकल के आएंगी। ये जो भर्ती पुलिस की हुई है इसमें निष्पक्ष भाव से नहीं हुई है। इसी प्रोग्राम में सीएम योगी ने कहा था कि 2017 से पहले भर्ती में काफी गड़बड़ी होती रही है, लेकिन अब पारदर्शी तरीके से बहाली होती है। 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात। 15 जून को लखनऊ में हुए कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे थे, जिसमें अमित शाह और सीएम योगी के बयान पर सियासी बयानबाजी अब थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बाबा साहेब के अपमान को लेकर बिहार की सियासत अब तक जारी है। लालू प्रसाद के जन्मदिन को 7 दिन बीत चुके हैं। लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन की तस्वीर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी लालू प्रसाद से माफी की मांग पर अड़ी है तो आरजेडी इसे फिजूल की बयानबाजी बता रही है। पटना के लोग आज सुबह जब अपने घरों से बाहर निकले तो नजर पड़ी इस पोस्टर पर। बिहार बीजेपी ने पटना की सड़कें पोस्टर से ही पाट दी है। मुद्दा है लालू यादव के जन्मदिन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान का। भाजपा समर्थित लोगों ने पोस्टर लगाया है और पोस्टर में लिखा गया है बाबा साहेब का किया अपमान, 7 दिन होने को है, कब माफी मांगेंगे लालू यादव और तेजस्वी यादव। और लगातार बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर के इस तस्वीर को, इस वीडियो को दिखाकर हमलावर हैं।
10 जून को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का 77वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस जश्न से निकली एक तस्वीर ने सियासी तूफान को खड़ा कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि लालू प्रसाद ने आम्बेडकर ही नहीं दलितों का भी अपमान किया है। 7 दिन से अधिक का समय हो गया है, मोर देन 7 डेज, और जो दुर्व्यवहार उन्होंने दिया है, आज जो सड़कों पे आप देखिए, आज सड़कों पे दलित समाज, दलित संगठन, दलित युवा, दलित समाज निकल करके पोस्टर लगा रहा है, लेकिन उनकी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि दलित समाज शांत नहीं रहेगा। तो आरजेडी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अंबेडकर साहब को माल्यार्पण करना आसान है, सीढ़ी लगाओ कोई भी कर लेगा, लेकिन उनको आत्मसात करना, उनके आधार पर नीति और नियत तय करना थोड़ा मुश्किल काम है, बीजेपी से हो नहीं पा रहा। चुनावी साल में आम्बेडकर के नाम पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, जो विपक्ष बार बार संविधान दिखाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा था। अब उसी पर संविधान निर्माता के अपमान का आरोप लग रहा है। कुछ ही दिन में बिहार विधानसभा का चुनाव का ऐलान होना है, और उसके पहले इस तरीके के पोस्टर को लगा करके या इस मुद्दे को गरमा करके भाजपा दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर अपने कथन को लेकर विवादों में आ गए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। टिप्पणी पर कायस्थ समाज सहित कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। विरोध बढ़ता देखकर पंडित मिश्रा ने मंगलवार को कुबेश्वर धाम सीहोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। प्रदीप मिश्रा का विवादित बयान। मुछंदर के साथ नहीं जाओ, चित्र को फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। बयान के बाद मचा घमासान। सुनिए, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले। कायस्थ समाज ने दी चेतावनी। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाओ। प्रदीप मिश्रा ने फिर माफी मांगी। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को एक बार फिर विवादित बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी है। महाराष्ट्र में कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त और यमराज के बारे में की गई टिप्पणी से कायस्थ समाज ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंगलवार को सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। सबसे पहले आपको उनका वो बयान सुनाते हैं जिस पर बीते दिनों काफी घमासान देखने को मिला था। सूचना देगा, चल इतने में डरा करके देना, घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले। तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी। प्रदीप मिश्रा के इस बयान पर कायस्थ समाज ने पंडित प्रदीप मिश्रा को 10 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की चेतावनी और आंदोलन की धमकी दी थी। कुछ लोगों ने कानूनी कार्रवाई और बहिष्कार की मांग भी की थी। इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र में चल रही थी, जो सोशल मीडिया पे भी डली हुई है। उसमें यमराज, चित्रगुप्त महाराज और भगवान शिव की एक भक्ति का प्रसंग चल रहा था। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हों, और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना कभी शिव महापुराण नहीं जानती।